प्रिय श्रोतागण, जैसा कि आपको विदित है, इस समय भारत के अनेक प्रांतों में गायों में एक महामारी फैल रही है। उसका नाम दिया लंपी स्किन। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी और आप में से कई महानुभावों ने आर्थिक सहयोग भी किया था। उसमें भी मैंने संकेत किया था कि ये रोग फैलाया गया है। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि मेरा अपना अनुभव है और आपका भी अनुभव होगा कि गाय की प्रतिरोधक क्षमता भैंस की प्रतिरोधक क्षमता से बहुत अधिक होती है। जब मैं पशुपालन विभाग में तो था तब पाया कि भैंसें अधिक बीमार होती थी, गायें कम होती थी। आप देखेंगे कि गायों को लोग अपने घरों से छोड़ देते हैं। भूखी प्यासी गायें सड़क पर घूमती हैं, खेतों में घूमती हैं, चरने के लिए चारा नहीं है, फिर भी वो जीवित रह जाती हैं। लेकिन भैंस ऐसा नहीं है कर सकती, भैंस नहीं जीवित रह सकती। और गाय में भी ये मैंने पाया कि देशी गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता संकर या विदेशी गाय से बहुत ज़्यादा होती है। एक बार एक गुरुकुल में 8 गाय बीमार हुई, 4 देशी थी, 4 संकर थी। मैं संयोग से वहाँ गया हुआ था। मुझे कहा कि आपको अनुभव है इन गायों को क्या है, तो मैंने देख करके कहा कि मुझे किसी रोग के लक्षण नहीं लग रहे, ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ विषैला पदार्थ खाया है, इसकी जांच कराओ। तो वेटनरी कॉलेज से डॉक्टरों की टीम बुला के उसकी जांच हुई। ये मथुरा की बात है। तो पॉइजनिंग बताया। पता चला कि गायों को जो चारा, हरा चारा दिया गया था, उस पर किसी केमिकल का छिड़काव किया था, कीटनाशक का। उससे भी 8 गाय बीमार हो गई। 8 गायों की चिकित्सा हुई, 4 गाय मर गई, 4 ठीक हो गई। जो 4 मरी थी वो सब संकर थी और देसी सभी बच गई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि देशी गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है। और आज क्या पाया गया है, मुझे बीकानेर से भी बताया गया, जोधपुर से भी बताया गया, करनाल से डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी ने बताया, जोधपुर से ब्रह्मचारी रामचंद्र मथानिया से बताया, और बीकानेर से एक इंजीनियर पूर्णाराम जी आर्य और डॉक्टर शिव दर्शन जी मलिक ने बताया कि ये बीमारी ज़्यादातर देशी गायों में हो रही है और संकर उन गायों में हो रही है जो देशी सांड से पैदा हुई हैं। डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी ने बताया कि वे गायें जो कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न हुई हैं उनमें जो अधिक हो रही है, वे मर रही है। इसका परिणाम यह निकलता है कि देशी गाय या तो विशुद्ध देशी हो अथवा देशी बैल से उत्पन्न हो, उसको मारना लक्ष्य है। ऐसा प्रकृति में स्वाभाविक नहीं हो सकता। क्या सरकार को इस बात की जांच नहीं करानी चाहिए? जिनको सरकार विशेषज्ञ कहती है, एक्सपर्ट कहती है, उनकी स्थिति क्या है आप जानते हैं? किस प्रकार डोलो कंपनी ने डॉक्टरों को 1000 करोड़ की रिश्वत दी। सारे देश ने जाना, सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा टैक्स दे दो, कोई बात नहीं। टैक्स लेके रिश्वत देने वाले लेने वाले छूट जाएंगे, वो देश का होगा क्या? अर्थात पैसा देके कोई भी पाप कर लो। जब
पैसा दे के कोई भी पाप हो सकता है तो इनको एक्सपर्ट कैसे कहें? डॉक्टर एक्सपर्ट ही तो होते हैं, और एक्सपर्ट धन में बिकते हैं, तो उनको एक्सपर्ट कहें या राक्षस कहें? वैसे इस बात की जांच कौन करेगा कि ये गाय में वायरस कहाँ से आया, किसने लाया? पिछली बार कथित महामारी आई थी वुहान लैब से, तब बहुत सारे खुलासे हुए थे, इंटरनेशनल कोर्ट तक याचिकाएं भी दायर हुई थी, अनेक प्रमाण थे, कुछ मीडिया में भी आया था, लेकिन हुआ क्या? इसका अर्थ यह है कि सब बिकाऊ है। आज सत्य को कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा। ऐसे राज्यों, ऐसे सरकारों से क्या न्याय की अपेक्षा हो सकती है? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि क्या यह वायरस वायरोलॉजिस्ट, जिनको हम एक्सपर्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, हम सोचते हैं कि वायरोलॉजिस्ट विभिन्न वायरसों का अध्ययन करके उनसे बचाव का हमें कोई मार्ग बताएंगे, लेकिन वही वायरोलॉजिस्ट लैब में छेड़छाड़ करके नए नए वायरस बनाएं। ये वायरस आ कहाँ से रहे हैं? इस बात की गहराई में जाना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार के जो वायरल बीमारियां हो रही हैं वह किस सन से हो रही हैं। मुझे लगता है 2002-2000 के बाद ये बहुत सारी वायरस आए हैं। तब ये जानना, ये अनुसंधान का विषय है कि 2002-2000 के बाद कौन सा पूंजीपति है जो फार्मा इंडस्ट्री में जिसने प्रवेश किया है, क्योंकि दवा कंपनी वाले कभी नहीं चाहेंगे कि लोग स्वस्थ रहें। जो अंत्येष्टि की सामग्री बेचता है, जिसकी दुकान है अंत्येष्टि का सामान बेचने की, वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग नहीं मरें। नहीं मरेंगे तो उसका व्यापार कैसे चलेगा? क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा पैसा आज फार्मा इंडस्ट्री पर है? तो क्या यह संभव नहीं कि सारा उन्हीं का खेल हो? और देशी गाय को मारने के लिए प्लान ये हो सकता है कि देशी गाय का बैल ही कभी भविष्य में ईंधन समाप्त हो जाए तो हमें जिंदा रख सकता है। गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर का रस, ये पंचगव्य हमें अनेक रोगों से बचा सकता है। गाय के घृत से किया हुआ यज्ञ हमें अनेक रोगों से बचाने में सहायक हो सकता है। तो इसी मुख्य गाय को ही निशाना बनाए तो न तो बैल होगा, न गाय का दूध, घी, दही, मक्खन होगा, न गाय के पंचगव्य से बनने वाली कोई आयुर्वेदिक औषधियाँ होंगी, न यज्ञ होगा। तब क्या होगा? रोग अधिक फैलेंगे, दवाएं बिकेंगी, दवाएं भी एलोपैथी बिकेंगी, क्योंकि आयुर्वेद को तो महत्व दिया ही नहीं जाता। दूसरा, कृषि, वे किसान जो आज भी बैल से खेती करते हैं, जो आज भी गाय को पाल करके अपना जीवन यापन करते हैं। आप मेवाड़ में जाइए, मैं देखा है पहाड़ों पर गाय ही रहे, भैंस नहीं, गाय भी देशी हैं। और बेचारे वनवासी पर्वती लोग उनसे अपना आजीविका चलाते हैं, उनसे ही वो खेती करते हैं। पहाड़ों पर कोई ट्रैक्टर चलता नहीं है। ऐसे लोगों को क्या मारने का प्लान नहीं है गाय के साथ साथ? इस बात की जांच तो होनी चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, पर यह जांच का विषय है, विचार का विषय है। लेकिन आश्चर्य है कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार इस मुद्दे पर गंभीर क्यों नहीं है। बीमारी आने के साथ साथ ही वैक्सीन आ जाता है।
सामान्य बुद्धि वाला भी जानता है कि वैक्सीन बनाने में कम से कम 5-10 साल लगते हैं। अब आपके पास कौन सी जादू की छड़ी आई कि बीमारी बाद में आती है, पहले वैक्सीन आ जाती है। इसका अर्थ हुआ कि वैक्सीन बनाने वाले और बीमारी लाने वाले दोनों एक हैं। उनको पता है कब आएगी बीमारी, पहले से बना लो ताकि उनकी वैक्सीन बिके। पिछली बीमारी में भी यही हुआ, आगे भी ये होगा। अभी से घोषित कर दिया कि 2025 में अक्टूबर में स्पार्स वायरस आएगा। कैसे पता, इस पर मैं बहुत बोल चुका हूँ। यह कहने का तात्पर्य है कि बिना गाय के, देशी गाय के हर किसान ट्रैक्टर पर ही निर्भर हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो गरीब लोग पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वे मारे जाएंगे, या सरकार के किसी शरण स्थली में चले जाएंगे, बंधुआ मजदूर बन जाएंगे या भिखारी बन जाएंगे। उनको 5 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ, 2 किलो दाल, इस पर वो जीवित रहेंगे। जब तक रहेंगे, मर जाएंगे। क्या यही तो योजना नहीं? किसान बड़ा आत्मनिर्भर था। उसके पास बैल होते थे, ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं थी, स्वतंत्र था। गाय और बैल और भैंस के गोबर से खाद बनाता था। यूरिया, डीएपी आदि खरीदने की आवश्यकता नहीं रहती थी। उसके खेत में अपना बीज होता था, उसी को बोया करता था। स्वावलंबी था, स्वतंत्र था। इन पूंजीपतियों ने देखा कि किसान स्वतंत्र क्यों है, स्वावलंबी क्यों है। बैल के पीछे पीछे चलता था, स्वस्थ भी रहता था, बलवान हुआ करता था, बीमारियां नहीं आती थी या बहुत कम आती थी। तब दवा कंपनियों को भी लाभ नहीं हो रहा था, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों को लाभ नहीं हो रहा था, बीज वाली कंपनियों को लाभ नहीं हो रहा था, कीटनाशक और उर्वरक, रासायनिक उर्वरक बनाने वाली कंपनियों को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तब छेड़छाड़ हुई, ट्रैक्टर का प्रचार हुआ, ट्रैक्टर बनाया गया, रासायनिक खाद बनाया। वे जानते थे कि ट्रैक्टर पेट्रोलियम से चलेगा और पेट्रोलियम जमीन से निकलेगा, वह स्रोत कभी न कभी ख़त्म भी होगा, इससे वायु प्रदूषण भी होगा और ट्रैक्टर्स के द्वारा भूमि बंजर भी होगी धीरे धीरे, जो बैलों से नहीं हुई करोड़ों साल से। इसलिए भूमि को बंजर भी करना, पेट्रोलियम भी बेचना, ट्रैक्टर भी बेचना और नए नए बीज लाना। नए नए बीजों से क्या हुआ, उपज बढ़ी। हमने सोचा हरित क्रांति आई, रासायनिक खाद से उपज बढ़ी, हमने सोचा हरित क्रांति आई। पुदीने की सुगंध गई, हरे धनिए की सुगंध गई, अनाज का स्वाद गया, सब्जी फल का स्वाद गया। जब स्वाद और सुगंध खाद्य पदार्थों से चला गया, इसका अर्थ ये हुआ कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता इन वैज्ञानिकों ने, कथित वैज्ञानिकों ने, झूठे वैज्ञानिकों ने, अधूरे वैज्ञानिकों ने और हमारी सरकारों ने उन खाद्य पदार्थों को निष्प्राण बना दिया, रोग कारक बना दिया और कंपनियों को मालामाल कर दिया। आज किसान बाजरा बेचता है 15-20 रुपए किलो में और जब बीज लेने जाता है तो 400-500 रुपए किलो खरीदता है। यह कौन सी नीति है? हमसे ही खरीदो 15 रुपए किलो और हमें ही बेचो 500 रुपए किलो। किसको लाभ पहुंच रहा है? बैल को मारा, प्राकृतिक खाद को मारा, प्राकृतिक बीज को मारा, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को मारा और जिंदा किसको किया? अंग्रेजी दवाइयों को जिंदा किया, पूंजीपतियों को जिंदा नहीं, बहुत ऊंचा उठाया और किसानों को, मजदूरों को गुलाम बना दिया इन कंपनियों का।
जब गाय मर जाएगी तो किसान गुलामी के अतिरिक्त और कुछ करने योग्य रहेगा ही नहीं। तब कंपनियां जमीनों को हड़प लेंगी। एजेंडा, यूएन का एजेंडा 2030 में यही है, गांवों को बर्बाद करके शहरीकरण बढ़ाओ और शहरों में बसा देंगे। वहाँ बेरोजगार होंगे, कोई रिक्शे चलाएगा, कोई भीख मांगेगा, कोई, और फिर हम बीमारी फैला के मार देंगे। जब तक किसान के पास गाय है, पशु है, तब तक वो कम बीमार होगा। उसका भोजन भ्रष्ट किया, उसका श्रम दूर किया और किसान भी आराम वाला हो गया। इसलिए लगता है कि गायों को, देशी गायों को लक्ष्य बना करके इस वायरस को कैसे ही विकसित किया गया है। अगर ये बात गलत है तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं वह सही है अथवा गलत, इस बात की जांच सरकार को अवश्य करनी चाहिए। अगर ये बात गलत है तो फिर इसके उत्तर देने चाहिए कि एक नस्ल विशेष को ही क्यों लक्ष्य बना करके वायरस चल रहा है। क्या वायरस में बुद्धि है? और फिर जो वैक्सीन आया, जोधपुर की मथानिया गौशाला में मुझे बताया 200 गायों को वैक्सीन लगवाई प्रशासन ने। उनमें से 118 तो 3-4 दिन पहले मर चुकी। तो वैक्सीन मारने के लिए बनाई थी या जिंदा करने के लिए बनाई थी? माउंट आबू गुरुकुल में डॉक्टरों ने कहा वैक्सीन लगवा लो, रोग नहीं होगा। वैक्सीन लगाते ही रोग हुआ। तब वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी से ठीक हुई, 20 गाय बीमार हो। तो वैक्सीन, ऐसे वैक्सीन को इस देश में आने की अनुमति कौन देता है? ऐसी कंपनियों को वैक्सीन बनाने की अनुमति कौन देता है? ऐसी वैक्सीन को खरीदने की अनुमति कौन देता है? और ऐसी वैक्सीन को पशुओं पर प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? ये सब गो हत्यारे हैं। जो गायों को सड़कों पर छोड़ रहे हैं वो भी गो हत्यारे हैं। भैंस को कोई नहीं छोड़ता। गाय दूध देना बंद किया, सड़कों पर छोड़ दिया। और ये भी देखने में आया है जो गाय आवारा हैं, सड़कों पर घूम रही हैं, वो कम मर रही हैं, घरों में ज़्यादा मर रही हैं। क्यों मर रही हैं? घूमने वाली गायों का व्यायाम होता है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाती है। आजकल घास वगैरह भी है, घास के साथ बहुत सारे वो जड़ी बूटियाँ खाने को मिल जाती हैं। लेकिन घर खूंटे पे बंधी हुई गाय चारा खाती है, जो हम खिलाते हुए खाती है। और किसान को इतना मूर्ख बनाया गया, उसके खेत में ग्वार होगा, उसके खेत में ग्वार होगा, ग्वार को बाजार में बेच देगा। ज्वार होगा, ज्वार बेच देगा। बाजरा होगा, उसे बेच देगा। जो होगा उसको बेच देगा और बेच के खरीद के क्या लाएगा? किसी कंपनी का बना हुआ दाना, जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता वो क्या है, पिसा हुआ है, जिसकी गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसान दीवारों पर बड़े बड़े विज्ञापन देख करके खरीद लाता है। ये मूर्ख कौन बना रहा है किसान को? किसान भी मूर्ख बन रहा है। शुद्ध अनाज को बेच करके अशुद्ध दाना ला रहा है, गायों को खिला रहा है। गायों को जड़ी बूटियां खाने को नहीं मिली, गोचर पर कब्जे हो गए। कहीं यूपी हरियाणा जैसे क्षेत्रों में गोचर है ही नहीं, तो उन गायों की और घूमती फिरती है नहीं, तो उन गायों की प्रतिरोधक क्षमता तो वैसे ही कम होगी और उस पर ये मार पड़ी। जिनको भी एलोपैथी दवाई गायों को दी वो नहीं बच पाई, बहुत कम बची, बहुत कम सफल हो रहा है। यहाँ के वेटरनरी डॉक्टर भी कह रहे हैं आयुर्वेद करो, देसी करो, ये काम का नहीं है अंग्रेजी इलाज। इस अंग्रेजी इलाज के नाम पर क्या क्या हुआ? गायों के घावों के ऊपर केमिकल का स्प्रे किया गया, उनकी चमड़ी उतर गई, घावों के कीड़े पड़ गए, सड़ सड़ के गाय मरी।
टीके लगे तब गाय मरी, दुर्गति के साथ मरी, तब सरकार की समझ में आई। पर चलो आई, इतनी और समझ में आई सरकार की और केंद्र सरकार की, किस बात की जांच कराएं कि वायरस कहां से आया, ये कौन सी लैब से आया है। मैं इस पर फिर वीडियो बनाऊंगा कि बीमारियां क्यों हो रही हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। आप श्रोता केवल कमेंट कर देंगे, उससे बात नहीं बनेगी। आप इसमें आगे आएं, अपने अपने निकटवर्ती गौशाला में सहयोग करें। आवारा गायों के इलाज के लिए मैंने पिछला वीडियो सावधान गोवंश खतरे में, उसमें कुछ नुस्खे दिए थे और आपने जो सहयोग किया उनका मैं धन्यवाद करता हूं। उसमें से हमने 4 गौशालाओं को 3 लाख रुपए हम दे चुके, 2 लाख भीनमाल क्षेत्र की 3 गौशालाओं को और 1 लाख पालड़ी हम जहां हमने भूमि खरीदी आर्यावर्त वैदिक विज्ञान संस्थान के निर्माण के लिए, उस गांव की गौशाला को दिए। अब हमने 2 व्यक्ति वेतन पर रखकर मोटरसाइकिल से 2-3 गांव में प्रचार का उत्तरदायित्व लिया है, चिकित्सा का उत्तरदायित्व लिया है। आबू पर्वत गुरुकुल से आचार्य ओम प्रकाश जी ने जो हमें सूचना दी कि उनकी 20 गायें किससे ठीक हुई, उन्होंने एक नंबर दिया, श्री कल्पेश भाई शाह, जीवदया मंडली और नवकार सारवार केंद्र। इनका नंबर है, आप लोग नोट कर रहे हैं, 88 666 422 78। ये एक पशु की चिकित्सा के लिए एक किट बनाया इन्होंने। इनका कहना है वो किट 350 में पड़ा है, लेकिन 100 में देते हैं। बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा। हमने वो किट मंगाए हैं और उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ होम्योपैथी दवाई भी हमने मंगाई है, उसका भी हम नीचे नाम दे देंगे। और कुछ पहले नुस्खे दिए थे, आप इनमें से जो सुलभ हो सके अपनाकर देखें। टीकाकरण वैक्सीनेशन बिल्कुल न कराएं किसी भी स्थिति। बहुत गंभीर हो तो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हो, टीका नहीं, एंटीबायोटिक आदि। वैसे इस दवाई में जो कल्पेश भाई शाह का जो किट है, इसमें आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक ही है और इनका कहना है 3 दिन में ठीक हो जाती है। हमने 3 दिन से रोग का उपचार शुरू करवाया है। ये आप करें। और जो भी सुन रहा है, हो सकता है इस वीडियो को YouTube हटा दे, इसलिए इसको सुरक्षित कर लें और सभी मेल करें मुख्यमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, कृषि मंत्री के नाम, राज्य और केंद्र दोनों को, कि इस बात की जांच कराएं कि ये वायरस कहां से आया, किसने फैलाया, किसका षड्यंत्र है, क्यों ये देशी गाय में फैल रहा है, क्यों वैक्सीन की तत्काल अनुमति दे दी गई, उस वैक्सीन की जिससे वैक्सीन लगाने के बाद अधिकांश गाय मरी। कौन ऐसा है जिसने गायों को एक फर्ज समझ करके कीटनाशक का छिड़काव किया, किसने ये राय दी? ऐसे डॉक्टरों, ऐसे अधिकारियों, ऐसे कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगर आप लोग नहीं सजग हुए तो आने वाला भविष्य अंधकार में होगा। कल ये भैंसों में भी बीमारी फैला सकते हैं, घोड़ों में, घोड़े तो रहे ही नहीं हैं, बकरियों में, भेड़ों में फैला सकते हैं। सुना है कि 2025 तक 30% पशुओं को मारने का लक्ष्य, वो कहते हैं मीथेन छोड़ते हैं और मीथेन क्लाइमेट चेंज का कारण है। इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। धरती पर मचने वाली अफरा तफरी, इस वीडियो को अवश्य देखें और उसको प्रचारित करें। अपने भी ढंग से प्रचारित करें, पहले सुरक्षित कर लें फिर प्रचारित करें। उसमें मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या कारण हैं और मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग जागें, अपनी गायों को बचाएं,
आप भी गोहत्या में बहुत बड़े भागीदार हैं। कौन आप? जिनको गाय का दूध घी अच्छा नहीं लगता, भैंस का अच्छा लगता है, वो भी गोहत्या के भागीदार हैं। जो छोटी खेती करते हैं फिर भी ट्रैक्टर से करते हैं, वे भी गोहत्या के भागीदार हैं। जो अपनी गायों को दूध बंद होते ही सड़कों पर छोड़ देते हैं, खेतों में छोड़ देते हैं, गलियों में छोड़ देते हैं, वे भी गोहत्या के भागीदार हैं। आपने गाय तो देखी, बैल कहाँ दिखते हैं, कहाँ जाते हैं? आधा उपयोग तो गाय का बैल ट्रैक्टर लाके खत्म कर। क्या आप नहीं जानते कि जब से बैलों से खेती बंद हुई, जब से देसी खाद की खेती बंद हुई, तब से फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ा। पहले न कीट थे न कीटनाशक दवाइयों की जरूरत थी। अब कीटनाशक नहीं डालें तो बहुत सारे कीट फसल को खा जाए। उस फसल को खाने वाले कीटों का भी पंचगव्य से इलाज है, गोमूत्र आदि से। पर वो नहीं, मार्केट में जाके वो जहर लाना जो खुद को मारे और अन्न खाने वाले को मारे, चारा खाने वाले को मारे, छिड़काव करने वाले को मारे, वे भी गोहत्या के भागीदार। जो आयुर्वेद छोड़ करके, प्राकृतिक जीवन शैली छोड़ करके विलासी जीवन जीते हैं, वे भी गोहत्या के भागीदार हैं। जो प्रचारित कर रहे हैं कि गाय का दूध नहीं पीना है, वे गोहत्या के सबसे बड़े भागीदार, वे सबसे बड़े कसाई। इसके विषय में मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूं, सावधान, गोवंश खतरे में है। और पहले भी कह चुका हूं कि अब भी कोई गाय के दूध का विरोध करेगा, उन्हें देखिएगा। तो गोहत्यारे तो दुनिया में बहुत हैं, पर ये कोई भयंकर व्यक्ति आया है, भयंकर व्यक्ति ने षड्यंत्र रचाया है, भयंकर संगठन ने षड्यंत्र रचाया, किसने रचाया, जांच होनी चाहिए। जो एक साथ लाखों गायों को मारने के लिए तुला हुआ है। और हम किसान क्या करता है, वो सोचता है बीमार हुई है, डॉक्टर को बुला लो, डॉक्टर आता है, इंजेक्शन लगाता है, गाय बचती नहीं। अब डॉक्टरों ने छोड़ दिया, यहाँ तो कम से कम देशी दवा बता रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। इस बात का प्रचार क्यों नहीं होता? कोरोना में कितना मोबाइल का प्रचार किया, कितना भयभीत किया, इस नाम से कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के मुख किसने बंद किए? इस रहस्य से भी उद्घाटन होना चाहिए, इस रहस्य का। इतना बड़ा कठिन समय आ गया हो, गोवंश पर संकट आया हो, मीडिया भी नहीं बोलता, बता जरूर देता है लंपी स्किन, वो भी कम। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट दोनों मीडिया, और कोई नेता नहीं बोलता, कोई अधिकारी नहीं बोलता। बस ये अधिकारी नेता करते हैं कि गाय मरे तो उस गड्ढे में गाड़ दो। सारी गाय गड्ढे में गड़ जाएंगी तो हम भी गड्ढे में ही जाना पड़ेगा, हमें मरना पड़ेगा। इस पर्यावरण को बचा सकता है कोई, अंतिम रूप से बचाएगा तो गाय बचाएगी, याद रखिए। गाय नहीं बची तो हम सब मर जाएंगे। मैं अंधश्रद्धावश नहीं कह रहा, मैं विज्ञान के तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। फिर कभी बताऊं, जिस प्रकार क्लाइमेट चेंज, जिन कारणों को बताया जा रहा है, जो उपाय किए जा रहे हैं, वे ही कारण, वे ही परिवर्तन, वे ही उपाय इस धरती से प्राणियों के विनाश का कारण बनेंगे। जो विकास 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 ये नारे लगा रहे हैं, वो भी गोहत्या के बराबर जिम्मेदार हैं। इस विकास के नाम पर कितनी जड़ी बूटियां खत्म हो रही है, कितनी वनस्पतियों को नष्ट किया जा रहा है। जो बूचड़ खानों को सब्सिडी देते हैं, वो भी गोहत्या के भागीदार है। एक कसाई दिन में 50-100 गाय मारता होगा बूचड़ खाने में, पता नहीं, मैं नहीं जानता कितनी मारता होगा। लेकिन ऐसे आदेश देने वाला, अनुदान देने वाला लाखों गायों को रोज मरवा रहा है, प्रेरित कर रहा है कि हम अनुदान दे रहे हैं और मारो। बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ाओ। ऐसे गोहत्यारों को पहचानना पड़ेगा। अगर हम नहीं चाहते तो वह दिन दूर नहीं जब हम रोएंगे और अंत में
आपको मेरी बात याद आएगी। मैंने सही कहा था, 2030 का एजेंडा 2030 अधिक दूर नहीं है। बहुत कुछ विनाश होना, यही तो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसका हम स्वागत करें ताली बजा के बेशर्मी के साथ। यह वर्ल्ड ऑर्डर हमको मारने आ रहा है, केवल गुलाम बनाने की, मारने भी आ रहा है। और ऐसे मारेगा कि मारने वाले को हम देवता समझेंगे। जब मारने वाले को हम देवता समझ लेते हैं, मारने वाले को अपने नेता समझ लेते हैं, मारने वाले को हम चिकित्सक समझ लेते हैं, मारने वाले को हम वैज्ञानिक समझ लेते हैं, मारने वाले को हम दाता पूंजीपति समझ लेते हैं, तो हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। जब रोगी रोग को दवाई समझ ले, जब डाकू को दयालु समझ ले, देवता समझ ले, तब कौन बचाएगा? वेद में गो हत्यारों को, अथर्ववेद में गो हत्यारे को मृत्यु दंड का विधान है, मृत्यु दंड देने का लिखा है। पर यहां तो हर शाख पर उल्लू बैठा है। बर्बाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पर उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहां तो हर शाख पर उल्लू बैठा है। जो दंड देने के लिए हैं वही अपराधी हैं, वही मौन है, वही मूक दर्शक है, और जनता भी मूर्ख दर्शक है। धर्माचार्य अपनी कथाओं में व्यस्त हैं। आपको मंदिर नहीं बचाएंगे, आपको मस्जिद नहीं बचाएंगे, आपको चर्च गुरुद्वारा नहीं बचाएंगे, आपको गाय बचाएगी। गाय से किया जाने वाला हवन बचाएगा, गाय के पंचगव्य बचाएगा, मूत्र, गोबर का रस, दही, दूध, घी, मक्खन, छाछ, ये बचाएंगे। बैल बचाएंगे, जब बैलों से कृषि होगी तभी आप बच पाएंगे, ट्रैक्टर नहीं बचा पाएंगे। इसलिए गाय को बचाना अनिवार्य है। गाय किसी संप्रदाय की नहीं है, गाय मनुष्य जाति की पालक है, मां है। और दुर्भाग्य से हम उस मां का कत्लेआम देख रहे, हत्याकांड देख रहे। और जो आज रेडिएशन की बाढ़ आ रही है, रेडिएशन जो ला रहे हैं, डिजिटल पागल हो गए, जैसे पागल हो गए। उस रेडिएशन से भी गाय ही बचाएगी, उसका गोबर ही बचाएगा। गाय को मारा इसलिए जा रहा है, हमारी कृषि बर्बाद हो जाए, हमारा स्वास्थ्य बर्बाद हो जाए, रेडिएशन फैल जाए, कैंसर फैल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में हर व्यक्ति कैंसर से ही मरेगा। अगर हार्ट से, गुर्दे से, डायबिटीज से नहीं मरा तो अंत में कैंसर से ही मरने वाला है। और कैंसर फैलाने के लिए, डायबिटीज फैलाने के लिए, हार्ट डिजीज फैलाने के लिए, गुर्दे खराब करने के लिए पूरा अभियान चल रहा है। हर टेक्नोलॉजी, हर विकास का कदम इन्हीं रोगों की ओर ले जाता है, और हम कहते हैं विकास हो रहा है। इस पर फिर भी डिबेट हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी क्या क्या रोग ला रही है। अगर बचना चाहते हो, कोई कहता है बैलगाड़ी के युग में जाना चाहते हैं, हाँ, अगर बैलगाड़ियों को नहीं लाया गया तो ये यंत्र तो आपके सारे खत्म हो जाएंगे, फिर बैल भी बचेंगे नहीं, तब आपको बैलगाड़ी भी सुलभ नहीं होगी। सुनते आइंस्टीन ने कभी कहा था कि तीसरे युद्ध की बात नहीं करता, पर चौथा युद्ध अवश्य होगा, और ऐसा होगा जो तीर तलवारों से हुआ, क्योंकि तब तक विज्ञान के सारे साधन नष्ट हो जाएंगे। मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत हूं। इसलिए इन बैलों को भी बचा लो। मंदिरों में जाके पूजा करने से धर्म नहीं होगा, ये बचाओ आपका क्या कर्तव्य। सोचो, जिन मंदिर में जिस देवता की पूजा करे उसको सोचो कि वो गाय बैलों के प्रति उनका क्या कर्तव्य था। ये सब गाय का दूध पीने वाले थे, महादेव जी हों, ब्रह्मा जी हों, विष्णु हों, हनुमान जी हों, राम जी हों, कृष्ण जी हों। हम उस देश के रहने वाले हैं, लेकिन हम इतने पापी हो गए, इतना गौ संहार हो रहा है, हमें चिंता ही नहीं। आज तो सुना है कुछ गौवंश बीमार हो जाता है, लोग घर से छोड़ देते, और पूजा कन्हैया की करते हैं, पूजा श्री राम जी की करते हैं, पूजा हनुमान जी की करते हैं, पूजा महादेव जी की करते हैं।
बहुत दिन हो गए मंदिरों में पूजते पूजते, अब ये पूजा करना, उसको पूजा को व्यवहार में लाना सीखो। हम उनसे आचरण सीखें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यद यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरते लोका तदनुवर्तते। श्रेष्ठ का अनुकरण लोक करता है, पर हम गीता के श्लोक को भूल गए। इसलिए आए, इस गाय को बचा लें तो सब बचेगा, और गाय मिट गई तो सब मिट जाएगा। हिंदू भाइयों, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, वामपंथी, गाय सबको एक जैसा दूध देती, और भारतीय देशी गाय का ही दूध सर्वोपरि उत्तम होता है। इसलिए उसको बचाना आप सबका धर्म है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे।